सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आप सोचें कि कराची जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कारोबार होता है, सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है, उस शहर के अंदर अगर कोई हादसा हो जाए तो उसके बाद सवाल उठते हैं कि क्या यहाँ पर किसी भी किस्म के कोई हिफाजती इक़दाम नहीं है? क्या कोई पंजाब जैसा रेस्क्यू 1112 जैसा इदारा नहीं है कि अगर कहीं किसी मार्केट में किसी जगह पर आग लग जाए तो उसे बुझाया जा सके? ये सवाल हमेशा से उठाए जाते रहे हैं और आप भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कराची की सदर की मार्केट में आग लगी और उसके बाद इंतज़ार किया जाता रहा कि फायर टेंडर्स पहुँचें, आग बुझाने की कोशिश की जाए और इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन ताजरों का कारोबार जलता रहा, उनका सामान जलता रहा, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जलती रही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है उसका कोई वाली वारिस नहीं था। ये एक वाक़या नहीं है, इससे पहले मुतादिद बार इस किस्म के वाक़यात हुए कि 7-8 मंजिला इमारत के बाद फायर टेंडर्स की पहुंच ही नहीं होती है कि वहां पर आग कैसे बुझाई जा सके। ये सवाल हैं जो हुकूमत सिंध से होने हैं, शहरी हुकूमत से होने हैं। लेकिन सूरत हाल क्या है, हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमजद कायम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल कोऑपरेटिव मार्केट की आग के हवाले से जानेंगे। क्या सूरत हाल इस वक्त है और क्या बताया जा रहा है ताजरों की जानिब से, कितना नुकसान हो गया है उनका? आज़ादोशुमार हैं और जो ताजिरों के दावे हैं उनमें इंतहाई फ़र्क है। तो जो सरकारी आज़ादोशुमार हैं, कमिश्नर कराची जब पहले रोज़ या इतवार के रोज़ पहुँचे थे तो उन्होंने बताया था कि 36-37 के करीब दुकानें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं ग्राउंड फ्लोर पर इस इलाके के अंदर, कोऑपरेटिव मार्केट की जो ये मार्केट है। लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं उनका कहना यह है, जो हमने अपनी तहकीक की है, जो हमने मालूमात की हैं, लोगों से बात की, अंदर जाके देखा है, 300 से ज़ायद मुदस्सिर दुकानें हैं जो जल के मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई हैं। इसके अलावा कुछ दुकानें ऐसी भी हैं, गोदाम ऐसे भी हैं जो जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। कैमरामैन दानिश शकील हैं, वो मेरे साथ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट पे, उनसे कहूँगा कि अगर वो दिखा सकें जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लेकर वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपको नज़र आ रही है वहाँ तक जो दुकानें हैं अंदर मुकम्मल तौर पर जलकर तमाम दुकानें खाकस्तर हो चुकी हैं। जो यहाँ की यूनियन है, दुकानदार हैं जो इनकी यूनियन है, उनका दावा ये है कि 600 की करीब दुकानें जो हैं मुतासिर हैं। वो इस सेंस में दुरुस्त मानी जा सकती है बात कि जो 300 दुकानें हैं उनको मुख्तलिफ पार्टीशन में तकसीम कर रखा था। तो ये दावा भी किसी हद तक दुरुस्त है कि 600 के करीब जो दुकानें हैं वो मुतासिर हो सकती हैं। अगर हम बात कर लें फायर ब्रिगेड की मुदस्सिर, जो आपने जिक्र किया कि यहाँ किसी भी मार्केट में, किसी इमारत के अंदर जो आग लगने के दौरान या आग लगने के बाद जो हिफाजती इक़दाम होते हैं, इंतज़ाम होते हैं, वो मौजूद हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। जो सदर की मार्केट है, बड़ी पुरानी कदीम मार्केट है, फायर आग लगने के जो आलात हैं जो होने चाहिए, इतनी बड़ी मार्केट के अंदर हज़ारों लाखों शहरी रोज़ाना यहाँ आते हैं शॉपिंग करने के लिए, सैकड़ों नहीं हज़ारों तो सिर्फ दुकानदार हैं जो हर वक्त वहाँ मौजूद होते हैं। ये भी बड़ी खुशकिस्मती है मुदस्सिर के इतवार के रोज़ ये जब आग लगी है तो यहाँ शहरी लोग मौजूद नहीं थे, दुकान बंद थी, दुकानदार मौजूद नहीं थे। जो फायर ब्रिगेड के अगर सारे मामले की बात कर ली जाए तो कराची बारहा बोल टीवी पर हम ये हुकूमत को जो है वो इंतबाह करते रहे, उनको जो है वो तवज्जो दिलाते रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड का जो कराची का निज़ाम है मुकम्मल तौर पर नकारा है। मुदस्सिर सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि कराची की जो फायर ब्रिगेड है इनके पास कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है वो भी मौजूद नहीं है। जो जिस वायरलेस के ज़रिए उन्होंने कम्युनिकेशन करनी है, कई साल हो गए, 12-13 साल हो गए, उनके पास कम्युनिकेशन का निज़ाम नाकारा पड़ा हुआ है। जो 50 गाड़ियाँ जो अभी वफाक ने जो कराची को KMC को जो तोहफ़ा दी हैं वो भी बंदर बांट कर ली गई हैं। कोरंगी ट्रेड जो एसोसिएशन है उनके हवाले कर दी गई हैं, साइट एसोसिएशन के हवाले, बिन कासिम एसोसिएशन के हवाले कर दी गई हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इदारों को जो है वो फायर ब्रिगेड दी गई है। अमजद हमारे साथ रहेगा। ये मैकेनिज्म की जो आपने बात की है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप उनकी बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, एक तो वो इशू था, हम बोल के मुतादिद बार ये बात भी उठाते रहे हैं कि शहर में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख़तरा भी है, ज़रूरत भी है, लेकिन है नहीं। और अब जो फायर टेंडर्स विफाक की जानिब से आए भी हैं इस शहर के लिए,
उनका भी कोई मैकेनिज्म नहीं बन पाया। पहले तो ये कहा गया कि उनको चलाने के लिए जो लोग हैं वो ट्रेंड ही नहीं है, क्योंकि ये मॉडर्न किस्म की ये चीज़ें आई थी, उनकी वो ट्रेनिंग ही नहीं थी। फिर दूसरा है कि मुख्तलिफ जगहों पर ये बांट दी गई, ये भी हम पहले भी रिपोर्ट करते रहे हैं। अमजद हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ नादिर गबोल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कराची से। बहुत शुक्रिया नादिर साहब आपके वक्त का। ये एक बड़ा अलमिया है कि ये शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, इस शहर में आबादी सबसे ज़्यादा है, शहर का कारोबार सबसे ज़्यादा है, बल्कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस शहर में सूरत हाल है कि जब कराची जलता है तो फिर उसको बुझाने वाला भी कोई नहीं है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत तीनों रेवेन्यू तो इकट्ठा करती हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है उस पर सवाल उठता है कि पिछले 13 साल में हम बना सकते थे कोई 1122 जैसा इदारा यहाँ पर भी इस सूबे में, और बेहतरीन एक निज़ाम बना सकते थे। क्या वजह है कि नहीं बना पाए? देखिए मुदस्सिर भाई, फायर का जो इमरजेंसी है उसके लिए नंबर तो है, मगर आप सही कह रहे हैं कि एक शॉर्ट नंबर होना चाहिए, या बल्कि ये जो 15 ऑलरेडी है पुलिस का, उसी को इस तरह इंटीग्रेट करना चाहिए कि तमाम जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एम्बुलेंस हो या फायर इमरजेंसी हो, तो वो सारी इंटीग्रेट होनी चाहिए। और अभी इतना बड़ा एक सान्या हुआ है और बिल्कुल एक अलमिया है, और इसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सबक सीखेगी जो अभी KMC की जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है मुर्तज़ा वहाब, उनको चाहिए कि जो ऑलरेडी काम उन्होंने शुरू किया है कराची में, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा उनका तवज्जो इस तरफ भी होना चाहिए कि इमरजेंसी सर्विसेज सेफ्टी जो लॉज हैं उनको भी पास कराएं, ताकि जो बिल्डिंग कोड्स हैं जितने भी, आपको पता है ये जो कोऑपरेटिव मार्केट है एक बहुत ही कदीमी एक मार्केट है, यहाँ पे कोई फायर सेफ्टी की कोई लॉज नहीं है, कोई किसी तरह का बेसिकली वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कि फायर हाइड्रेंट करीब हो। अब देखें बाहर अगर आप दुनिया में जाते हैं तो हर गली में हर कुछ फासले के बाद पानी का एक सोर्स होता है सड़क के ऊपर ही, ताकि अगर फायर इंजन आए तो फौरन उसको कनेक्ट करके वो आग बुझा सके। तो अभी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारा जो शहर है ओवरऑल मिसप्लान्ड है, मिसमैनेज्ड है, और जो पिछले कई दिहाइयों से आपको पता है कि नादिर साहब इसको प्लान तो करना हुकूमतों का काम। पिछले अगर 13 साल से ये शहरी हुकूमत के पास तो इतने वसाइल नहीं, कोई इतनी बड़ी सर्विस खड़ी कर सके। ये सूबाई हुकूमत का काम होता है कि वो ये सर्विस बना सकती है, लेकिन शायद हम बना नहीं पाए हैं। तो आज ये सूरत हाल है कि आज भी हम शायद सबक ले रहे हैं कि शायद इसके बाद कुछ हो जाए। रेहान हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, MQM के रहनुमा हैं, साबिक चेयरमैन भी है। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब आपके वक्त का। ये एक वाक़या है, ये बड़ा वाक़या है, इससे पहले भी मुतादिद वाक़यात हुए। एक तो ये हम देखते हैं रेहान हाशमी साहब के जो एक लॉज हैं कि मार्केट्स के अंदर उनके अपने पास जो फायर सेफ्टी का एक पूरा निज़ाम होना चाहिए वो नहीं होता है। अंजुमन ताजरान होती है, या उनसे भी सवाल होना चाहिए कि वो इन चीज़ों पर तो शायद तवज्जो नहीं हो पाती है। बड़े बड़े फ्लैक्सेस वो भी मुबारकबादों के लगा रहे होते हैं, लेकिन चंद पैसों का वो भी नहीं। लेकिन जो हुकूमतें हैं, शहरी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि एक पूरा निज़ाम तरतीब दिया जाए। तो ये शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है वो ऐसे जलता रहेगा और हम फिर अगले हादसे का इंतज़ार करते रहेंगे, आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बदकिस्मती से 70-75 साल आज़ादी को होने के बावजूद जो मुंतखब बल्दियाती निज़ाम, जो कि 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है, जो बुनियादी सहूलियात फराहम करने का बुनियादी इदारा है, वो बमुश्किल तमाम मेरे ख्याल है 28 साल उसका टेन्योर रहा। जबकि जो ज्यादातर मुद्दत है 40 साल की, 35 साल की, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे और पॉलिटिक गवर्नमेंट बना के रखी उन्होंने। लोकल गवर्नमेंट थी, उसमें इंतखाबात नहीं होते रहे और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हुए। अच्छा, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेगा सिटी है, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, और इसका जो अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए थी, जिस तरीके से दारुल खिलाफा खत्म होने के बाद से लेकर ताहाल कोई प्रॉपर प्लानिंग के बगैर ही चल रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल दूं कि एक इंटरनेशनल एवरेज है कि 20,000 की आबादी के ऊपर एक फायर स्टेशन होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। हर जगह का स्टैंडर्ड अलग है। कराची की आबादी अगर आज़ाद ज़राए के मुताबिक करें तो तकरीबन 3 करोड़, और चले अगर हम जो मुतनाज़ मर्दमशुमारी है उसके हवाले से भी करें तो कम से कम 2.25 करोड़ है। तो 2.25 करोड़ के लिहाज से अंदाजा लगाए कि यहाँ पर तो कई हजार फायर स्टेशन होने चाहिए थे, चाहिए थी। जब आपके शहर की प्लानिंग ही नहीं है
तो फायर स्टेशन तो बहुत दूर की बात, ये तो लम्हे फिक्रिया है। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई डिजास्टर लाइक सिचुएशन होती है, क्या होगा। अच्छा, अब आपने बिल्कुल बात दुरुस्त कही कि फायर एंड सेफ्टी की जो अथॉरिटी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है और उसकी इन्फोर्समेंट करने के लिए होनी चाहिए थी। अच्छा, इसका एक बुनियादी इदारा बिल्डिंग कंट्रोल भी है, और बिल्डिंग कंट्रोल सिंध हुकूमत ने अपने पास रखा। चले इसको भी हटा लें एक लम्हे के लिए। तो बिल्डिंग कंट्रोल क्या कर रहे थे, और वो जो अथॉरिटीज हैं जो रेगुलराइजेशन करती हैं, देखे वो फैक्ट्रीज में आग लगने का, और रिसेंटली अभी हमने देखा साइट एरिया निकाटी की तरफ, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, और वहां पर जो इमरजेंसी एग्जिट है उसका मैकेनिज्म नहीं था। लोगों की जानें तो बची बहुत सारी जगहों पर, लेकिन बहुत नुकसानात हुए, और फौरी तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका। वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो, या किसी निग्लिजेंस की वजह से हो, या केमिकल रिएक्शन की वजह से हो। अनफॉर्चुनेटली ये तो सूरत हाल है, तो प्रॉब्लम्स है। ये तो पूरे रियान साहब पूरे के पूरे जहां मुलव्वस हैं, एक तो वो निज़ाम है वो हम देख रहे नहीं है, दूसरा जो अगर हादसा हो जाता है फिर उसको कैसे निपटना है वो रेस्क्यू का निज़ाम हमारे पास नहीं होता। हम बात करेंगे कि इस वक्त कल एक तरफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया जा रहा है, और दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि इत्तेहादी जो हैं, हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो मान गए हैं, जिसमें ख़ासतौर पर काफ लीग और MQM दो बड़ी जमातें हैं इत्तेहादी, और वो भी मान गए हैं EVM के मामलात में भी, बाकी चीज़ों के हवाले से हुकूमत ये दावा कर रही है कि 20 से ज़ायद कवानीन वो मंजूर करा लेंगे। लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन ने भी भरपूर हाज़िरी यकीनी बनाने की बात की है, और वो कह रहे हैं कि ये तमाम जो कानून साजी है वो आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करेगी, और पाकिस्तान के लिए इसको किसी तरह से मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। मुश्तरका इजलास भी इसीलिए बुलाया गया, और ये भी कहा गया कि जब अवामी मामलात थे उस वक्त अपोजिशन ने ये कहा कि मुश्तरका इजलास बुलाए जाएँ, तब नहीं बुलाए गए थे, और अब ये बुलाए जा रहे हैं। हम बात करेंगे नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। लगारी साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, जब होने जा रहा है एक जानिब के मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास है, वो कह रहे हैं जितनी भी कानून साजी का मामला है वो भी हो जाएगा। अच्छा, गौस मोहम्मद न्याजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया जी, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। तो लगारी साहब, कल आपको लग रहा है कि हुकूमत कानून साजी तो करवाने में फिर कामयाब हो सकती है, क्योंकि अददी अक्सरियत तो बन जाएगी उनकी, दोनों जब ऐवान इकट्ठे होंगे तो? लेकिन दोनों ऐवानों में बात यह है कि कौमी असम्बली में तो बहुत कम फ़र्क है दोनों जमातों के दरमियान, चंद सीटों का है जी। अपोजिशन और हुकूमत की जो सीटें हैं उनका फ़र्क बहुत कम है, और 2 दिन से हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जा रहा है। वज़रा ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और 1 से ज़ायद वज़रा थे और साथ में तर्जुमान भी थे, और उन्होंने कहा कि जनाब हमारी बात हो गई है और इत्तेहादी हमारे साथ इसमें कानून साजी में हिस्सा लेंगे और हमारा साथ देंगे। पहली बात तो ये है कि इत्तेहादियों की तरफ से अब तक कोई बात नहीं आई है, और मैं अब तक मेरे हो सकता है कि मेरी कम इल्मी हो और मुझे सही तौर पर इल्म ना हो, लेकिन मैंने अभी तक ऐलान तो हुआ है, नोटिफिकेशन असम्बली पार्लियामेंट के इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन नहीं देखा। हो सकता है कि जारी कर दिया गया हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। और 2 चीज़ें हैं कि क्या अपोजिशन जो जमातें हुकूमत के साथ खफा थीं वो राज़ी हो गई हैं, तो वेल एंड गुड, और अगर इजलास बुलाया जा रहा है तो और अच्छा। तो इस सूरत में एक हद तक इम्कान है, चूँकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा तो मुश्तरका इजलास में सेनेट की इजाफी सीटें जो हैं अपोजिशन की वो असरअंदाज होंगी। क्या ये 14 वोटों का गैप जो पिछली मरतबा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुआ था वो हो जाएगा? क्या वो अरकान की गैर हाज़िरी अननोटिस जाएगी नून लीग की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी? क्या उनके अरकान गायब हो जाएंगे और फिर कानून साजी आसान हो जाएगी? चूँकि उन अरकान को सहूलतकारी के लिए जो है वो गायब किया गया था, और गायब उनकी मर्ज़ी से हुए या नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी उनके ख़िलाफ़ जो कानून साजी हुई थी, और जिसके फ़ौरन बाद जो है ये लेकिन सर इस बात का कानून साजी में रुकावट बनने की हिकमत अमली बनाई है। जो अपोजिशन का एक मुश्तरका से इजलास हुआ है उसमें कहा गया तमाम मेंबरान जो हैं वो हाज़िरी भी यकीनी बनाएं, तो अब की बार पिछली बार में थोड़ा मुख्तलिफ शायद हो सकता है। तो मैं ये जवाब जान लेते हैं, मुस्लिम नून के अरकान भी गायब कुछ थे, कुछ बाकी दीगर जमातों के। तो न्याज़ साहब,
कल वाकई सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम अरकान होंगे, अक्सरियत हो ना हो लेकिन हाज़िरी हो और भरपूर एक कुव्वत हो, अपोजिशन एक जो इकट्ठी होती हुई पार्लियामान में वो नज़र आएगी? देखिए जी, बात यह है कि कानून साजी इस तरीके से हो रही है, यानी कि आती पार्लियामेंट जो है वो उन बिल्स के खिलाफ है जो बिल्स जो हुकूमत या बलडोज करना चाहती है, खासतौर पे ईवीएम का मशीन पे जो बिल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हुकूमत उसकी इत्तेहादियों को मना लेती है और मंजूर भी करा लेती है, तो आया इसके नतीजे में जो कानून साजी होगी, जो बिल बनेगा, हम उसको मुतराज़ा करेंगे और फिर हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, उस जो हो सकता है उस पर वापस हो जाए। तो ये कोई अकल वाली बात नहीं हुकूमत कर रही है, ये समझ वाली बात नहीं है। उनको क्लियर होना चाहिए। अभी तक वो अपनी अना के फौज से नहीं निकले। हमेशा कानून, यानी कि ये इलेक्शन को पहले भी इलेक्शन प्रोसेस पे सवाली निशान उठते हैं। अगर इस किस्म की कानून साजी वो कामयाब होते हैं तो अगला जो इलेक्शन होगा वो इससे भी ज्यादा मुतनाज़ होगा और मुल्क में अनार की फैलेगी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को होश से नाखिन लेने चाहिए और अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने चाहिए। अपोजिशन को साथ मेरे टेबल पे बिठाना चाहिए और अपोजिशन एक जिम्मेदार अपोजिशन है। उन्होंने कभी अना नहीं बनाई, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या फजल रहमान साहब हो, किसी ने अना का मसला नहीं बनाया। जमहूरियत के लिए वो सारे इकट्ठे हैं। अगर जमहूरियत चल रही है तो इन 3 बड़ी सियासी जमातें अपोजिशन की पार्टी की वजह से चल रही है। अदरवाइज तो जिस तरह खान साहब गोल खिलाते हैं, यू टर्न लेते हैं, जिस तरह मीशत का बेड़ा गर्क हुआ है या लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क हुआ है या और नए वाला मसाल जिस तरह मुल्क में अना की फैली हुई है, अगर ये जिम्मेदारी का मुजाहरा न करें तो मुल्क भी जमहूरियत चल ही नहीं सकती। तो मैं फिर इस हुकूमत से कहूँगा कि खुदारा होश के नाखिन लेंगे और चीज़ बलडोज ना करें और बड़े थिन जो है ना है हालात। अगर हुकूमत नाकाम होती है तो मेरे ख्याल में हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं रहेगा और फिर खान साहब को चाहिए होगा कि बस रिजाइन दे दें या असम्बलियाँ तोड़ दें ताकि नया इलेक्शन हो। और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि अगर या तो हमें एतमाद में लिया जाए, अगर नहीं लेते तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि राब्ते के लिए तो कहा गया कि स्पीकर असम्बली जो है वो राब्ता करें और एतमाद में लिया जाए। कुछ तो कानून ऐसे हैं, कवानीन हैं जो बाकायदा कायमा कमेटियों में गए हैं, वहाँ डिस्कस हो चुके हैं और उनकी जो है वो मंजूरी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी नहीं लाई जाएंगी। अच्छा, मैं फरदौस शमीम नकवी साहब से इस पर, फरदौस शमीम नकवी साहब पहले इत्तेहादी नहीं मान रहे थे इसलिए इजलास को मौखर किया गया, आगे के लिए डेट हो गई। अब इत्तेहादी तो मान गए हैं लेकिन सर वो मामला है कि बड़ी थिन सी एक लाइन है अपोजिशन और हुकूमत के नंबर गेम्स पर। तो क्या कॉन्फिडेंट हैं कि अब ये कर लिया जाएगा? और अपोजिशन तो ये भी कहती है कि अगर ये कर लिया गया तो फिर ये बिल्कुल एक वन साइडेड मामला होगा और यही आमिराना एक तर्ज होगा, तो फिर हम अदालत की जानिब जाएंगे। कवानीन साजी में तो बड़ी एक सेंसेस होता है, बड़े कंसेंसस के साथ इकट्ठे होकर तमाम, माजी में भी होता रहा, अब भी होता है और आगे भी होता रहेगा। तो ये समझते कि ये ज़बरदस्ती वाली कोई कानून साजी है आपकी? जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में ऐसी चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो और दुनिया की जमहूरियत की तारीख में इतनी नज़र नहीं आती। मैंने खुद असेंबली के अंदर बिल्स पास होते देखे 1-1 मिनट में, जहाँ ब्रूट मेजॉरिटी इस्तेमाल की जाती है और कहा जाता है कि आपने पास कर दिया। पास करने का मेयार ये है कि 51% लोग अगर वोट दे दें तो वो पास हो जाता है और वो कानून बन जाता है। तो जो असूल किताबों में लिखे गए, जो जमहूरियत के असूल है, उनके मुताबिक होगा काम। ये जो बातें कर रहे थे जनाब अली, इनसे पूछिए कि भाई मुल्क की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 9% से बढ़ रही है। आपके तमाम बम्पर क्रॉप्स आए, हर मेजर क्रॉप, इसका क्रॉप का फायदा किसको पहुंच रहा है? हुकूमत को पहुंच रहा है या अवाम को पहुंच रहा है? अगर गंदम ज्यादा पैदा हो रही है फी एकड़, पहले 80 बंद होती थी, अब 90 बंद हुई है, तो उसका फायदा किसको पहुंचा? और तो भाई आटा मिल गया, आप कहते गंदम ज्यादा पैदा हुई है, खुदा खौफ करो यार। जनाब हुई है ना, अगर आपका अखबार नहीं पढ़ते और आपके पास स्टैट्स नहीं है और आपने काले चश्मे पहने हुए, इसमें मेरा कसूर नहीं है, आप जाके पढ़ लीजिए। पूरे इस वक्त आपके हर क्रॉप जो है वो बम्पर क्रॉप है, शुगर केन, राइस, वीट, ऑल योर कॉटन, अखबारों में बड़ी जो है हमसे पर एकड़ यील्ड देख लीजिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो एंकर साहब मुझे करेक्ट कर दे। आप अपनी बारी पर बोलिए, मैंने आपके दरमियान डिस्टर्ब नहीं किया था। तो तमीज के दायरे में रहिए और इस प्रोग्राम को होने दें। अब आपको मुझे भी इन्फॉर्म करने, आप भी तमीज से बोलें और झूठ ना बोला करें कौन से सर। दोनों
अच्छा मेरे दोनों मेहमान, आपकी बारी जब आए आप तकदीर कीजिए, आप तमीज से रहिए। ओके जी प्लीज बारी से। जी नकवी साहब मैं आता हूँ, न्याजी साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ। न्याजी साहब आपकी जानिब आते हैं। 30 से 80 रुपए तक के गंदों जो आटे का रेट है उस पर भी बाद में बात करते हैं। जी नकवी साहब आप बात मुकम्मल कीजिए सर। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून साजी जिन लोगों को इस मुल्क में जब से इलेक्शन हो रहा है इनके पास कोई हल नहीं है फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का। एक हल प्रपोज किया जाता है, इनके पास कोई काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक रट लगाई हुई है मैदा बादू। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब तकरीर कर रहे थे कि हम बड़ा सोच समझ के कर रहे थे। वो रेजिग्नेशन के ऊपर कहाँ चली गई यूनिटी की? वो जो पहली मार्च की थी इन्होंने वो क्यों फेल हो गई मिलियन मार्च, और वो जो दूसरी मार्च हुई वो क्यों फेल हो गई? वो आप क्यों नहीं पीपल्स पार्टी सेनेट से पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया असेंबली से? क्यों ये सेनेट के इलेक्शन लड़े धांधली शुदा असेंबलियों में से? ये किस बारे में क्लियर है? इनके पास कोई चीज नहीं है, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं। पाकिस्तान की जबू हाली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो 3 साल हुए। मुझे ये बता दे कि हम मलेशिया से पीछे क्यों रह गए, इंडोनेशिया से पीछे क्यों रह गए, बांग्लादेश से पीछे क्यों रह गए, तुर्की से पीछे क्यों रह गए? हुकूमत तो ये करते आए, 3 दफा वजीर आजम रहे और 2 दफा वजीर आजम रहे, और 1970 से लेके सियासी जमातों में अगर किसी की हुकूमत रही है 70 से लेके 2018 तक कितने साल हुए? 48 साल। 48 साल का हिसाब ये दे दे कि इन्हीं पाकिस्तान को मलेशिया से आगे पहुंचा देना था, क्यों नहीं पहुंचा सके? कौन से वो हालात थे? क्या इनके जमाने में कोविड हुआ? इनके पास कोविड का हल अगर वो मोदी वाला हल इस्तेमाल कर लेते तो पाकिस्तान का क्या हल होता? वही जो हिंदुस्तान का हाल नकवी साहब अब जो है पाई थी उसका क्या किया इन्होंने? इनके पास कोई हल था, हमने वो मसला हल किया। सही। हमें जिस खसारे के अंदर छोड़ के गए, जो खड्डा खोद के गए, उस खड्डे से निकलने का कोई तरीकाकार ये बता रहे? वो कहते हैं हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। अरे भाई क्या बात करोगे? आपको कहा गया सेनेट के इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक वक्त काट दो, सीक्रेट से ओपन कर दो। आपसे वो कानून नहीं तब्दील हुआ था, उसके भी आप अपोजिशन करते। अच्छा अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मामला सबसे अहम है इस कानून साजी के अंदर भी, और फिर ओवरसीज के वोट्स का भी मामला है। अच्छा मैं उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये लगारी साहब एक आसान सादा बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अगर हो रहा है तो तमाम अपोजिशन, हुकूमत, सियासी जमातें, ये तो फिर फॉर एवर होगा, हर इलेक्शन के लिए आसान हो जाएगा अगर चीज़ें हो जाएं। तो यहाँ फिर ये बार बार हुकूमत ये कहती है अपोजिशन को कि वो ये करना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये रास्ते हैं जो चोर रास्ते हैं जिनके ज़रिए हुकूमतें बनाई जा सकती हैं, चोर रास्ते हैं जिनके ज़रिए इलेक्शन जीता जा सकता है। तो यहाँ तो सबको इकट्ठा होना चाहिए। बाद में एतराज़, कभी आरओ का इलेक्शन है, कभी जी ये मशीनों का इलेक्शन है, कभी किसका, तो फिर तो एतराज़ात ख़त्म हो जाएँ। देखिए 2-3 फोरम होते हैं जहाँ आप बात करते हैं। एक तो फोरम ये हो सकता है कि सियासी तौर पर बैठें, एक दूसरे को दावत दें और एक दूसरे के दफातर में, घरों में या किसी भी जगह पर बैठकर बात करें। दूसरा यह है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर बात करें। तीसरी बात ये होती है कि कायमा कमेटियाँ बनती हैं, उनके अंदर बात करें। क्या इस तरह का कोई प्रोसेस हुआ है जो संजीदा प्रोसेस के हम इन चीज़ों को करना चाह रहे हैं? क्या हुकूमत की तरफ से ऐसी ऑफ़र की गई है? मेरे बहुत मोहतरम हैं जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने 48 साल की दास्तान सुनाई। उनमें से 20 साल तक काफ़ी थे जो सब चीज़ को डिट्रैक करने के लिए 11 साल का जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल्ला और तकरीबन 9 साल का जो है परवेज़ मुशर्रफ का दौर जो था वो पाकिस्तान की समत को बेसमत करने के लिए बहुत काफ़ी था। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।